जय हिंद गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हमारी जो नई वीडियो होने वाली है वो होने वाली है रिगार्डिंग द स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग। क्योंकि आफ्टर क्लास 12 आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सी ब्रांच लें, किस ब्रांच में कितना स्कोप है, किस ब्रांच का कैसा एक्सपोजर रहने वाला है और कहाँ हमको क्या चीज़ पढ़ने को मिलने वाली है। इस चीज़ से बच्चे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनअवेयर रहते हैं। तो इस चीज़ को लेके एक बेसिकली अवेयरनेस वीडियो मैं यहाँ पर आप लोगों को लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू शेयर। और अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग परस्यू कर रखी है एंड आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वैसे नॉर्मली सोसाइटी में एक बड़ा मैं इसे मिथ ही बोलूँगा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे इंजीनियरिंग करोगे तो बेरोजगार रहोगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद भी आप बेरोजगार रह सकते हो, सिर्फ इंजीनियरिंग करने के बाद भी नहीं। मजाक कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, कि इंजीनियरिंग करने के बाद आप बेरोजगार रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग कोर्स चाहे आपने किसी भी ब्रांच से किया है, आपने कितनी स्किल्स अपने साथ अडेप्ट की हैं। क्योंकि देखिए मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ, सारा गेम स्किल का है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि यू आर परसिंग सम इंजीनियरिंग फ्रॉम विच कॉलेज और दिस कॉलेज और दिस कॉलेज। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एज मिलेगा, लेकिन आजकल बहुत अच्छी कंपनी है जो पूल कैंपस करके अपनी जो कैंपस ड्राइव्स करवा रही हैं, अपने एग्जाम्स करवा रही हैं, उनके थ्रू आप अब जो वर्ल्ड है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। पहले वाली जैसी चीज़ें नहीं रह गई कि भाई आपको इस कॉलेज से ही करना है, ये कॉलेज ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब वर्ल्ड पूरा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं पक्का देख लेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीधा मेन चीज़। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग देखिए, सबसे पहले जो इंजीनियरिंग है बेसिकली वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली वन ऑफ द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आती है और इसके अंदर बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, आर्किटेक्चर सेक्टर, ये इस चीज़ से डील करती है। जो जितने भी ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, और चाहे ब्रिजेस हो, चाहे फ्लाईओवर हो, और जितने भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, फ्लैट्स वगैरह हो गए, जितना भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है वो सारा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं फॉर इंजीनियर्स, वो कंपैरेटिवली बाकी अदर ब्रांचेस से ज़्यादा हैं। चाहे आप उत्तराखंड ले लें, यूपी ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, कोई भी स्टेट ले लें, सिविल इंजीनियरिंग जो है वहाँ पर गवर्नमेंट स्कोप थोड़ा सा हैवी रहता है। सिविल वालों का व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ कम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं होता, होता है बट कम होता है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग को बेसिकली वन ऑफ द कोर ब्रांचेस माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई नहीं होते बट स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये है सिविल। तो मैं आप लोगों को पर्सनली सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों की 11th क्लास में मैकेनिक्स थोड़ी बढ़िया है, आप लोग मैकेनिक्स वगैरह को चीज़ों को अच्छे समझते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा ढीला है, मैकेनिक्स थोड़ा सा अच्छा है, देन यू कैन गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा सही रहेगा। इंडियन डिफेंस के अंदर भी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी सबसे ज़्यादा निकल के आती हैं। जो टीजीसी एंट्री होती है उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी और मैकेनिकल की कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। चलिए अब आते हैं हमारी अगली ब्रांच के ऊपर, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन जो मैं स्टार्टिंग की ब्रांच लेके आऊँगा वो सारी की सारी कोर ब्रांच होने वाली हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो भी एक वन ऑफ द कोर ब्रांच है। और यहाँ पर बेसिकली मैं फिर वही बोलूँगा कि जिन बच्चों की 11th क्लास में मैकेनिक्स अच्छी थी ये उनके लिए ब्रांच है। ठीक है, तो सिविल और मैकेनिकल इन दोनों का वास्ता 11th क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली मैकेनिक्स की बहुत सारी और भी फॉर्म है, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब। ठीक है, यहाँ पर आप बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वो सब इस चीज़ से रिलेटेड रखती हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्कोप तो मिलेगा ही, साथ में आपको प्राइवेट का भी स्कोप थोड़ा सा खुल जाएगा, बट उतना नहीं खुलेगा जितना सीएस के अंदर खुलता है। ठीक है, तो मैकेनिकल भी एक कोर ब्रांच है जो आपको काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन आगे मतलब परस्यू करने के लिए आपको दे सकती है। ठीक है, मैकेनिकल के अंदर बेसिकली आपका अगर इंटरेस्ट है व्हीकल्स के अंदर, इंजन्स आपको पढ़ने अच्छे लगते हैं, ठीक है, चाहे वो आपके अब तो वैसे भी चीज़ें बदल रही हैं, अब चीज़ें इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जा रही हैं। ठीक है, तो चीज़ें किस तरह से पर्सपेक्टिव लेंगी वो तो आने वाला समय बताएगा, बट मैकेनिकल ब्रांच भी एक मतलब आप पर्सपेक्टिव में रख सकते हैं इफ़ अगर आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ थोड़ा सा एज ज़्यादा रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेरी अगली ब्रांच के ऊपर, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देखिए ये जो ब्रांच है, ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारे लोग, आज मैं देखता हूँ कि सीएस की तरफ बहुत सारे लोग बच्चे सीएस की तरफ जाते हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये काफ़ी ज़्यादा बूम में रहने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ये बेसिकली अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर आपकी हार्डवेयर इंडस्ट्री से भी डील करती है। सिलिकॉन वैली जैसा आप लोगों ने यूएस में बड़ा फेमस एक इंडस्ट्री सुनी होगी, जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट है बेसिकली वो यही इंजीनियरिंग गवर्न करती है। ठीक है, आज आपके देखते हैं, आज आपके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क हैं, ये हैं वो हैं। तो दुनिया भर का जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो बेसिकली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से ही आता है। ठीक है, उसके बाद बड़े बड़े टावर्स लगे हुए हैं, हाउ द कम्युनिकेशन विल गो ऑन, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, बहुत सारा की चीज़ें, नेटवर्क है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो काफ़ी वास्ट है और इन बच्चों के लिए एक एज ये रहता है कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में भी अपना थोड़ा सा एज रखते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों को थोड़ा सा एक एडवांटेज ये रहता है कि अलॉन्ग विद गवर्नमेंट सेक्टर दे कैन ऑल्सो परस्यू देयर करियर और इवन दे कैन स्विच देयर स्ट्रीम। वो लोग स्ट्रीम स्विच करके बड़ी आसानी से अपना जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, इवन मैंने अपने बहुत सारे दोस्त देखे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के होने के बावजूद अपना प्रोग्रामिंग सेक्टर में करियर बना रखा है उन्होंने और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग उसमें, ठीक है, इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। तो ये स्ट्रीम ऐसी है जहाँ पर आपको सारी स्ट्रीम्स की थोड़ा बहुत मतलब, चाहे वो बेसिकली सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, हार्डवेयर हो, दोनों का बेसिकली एक एमालगमेशन है जो लेके यहाँ पे चलते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज इस स्ट्रीम के अंदर देखा जाता है। मतलब बहुत डाइवर्सिफाई स्ट्रीम है ये भी, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका स्कोप है, बट उतना नहीं है जितना सिविल और मैकेनिकल का है, उतना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी लोगों को पता ही है कि द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन रूल द वर्ल्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जो मतलब बेसिकली आज हम सब की जो रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल हो चुके हैं और दुनिया भर के आप अपने घर के अंदर गैजेट्स देखिए, जो मतलब हमारे जो गैस वगैरह होते थे वो कभी एलपीजी पे चलते थे, अब वो भी इलेक्ट्रिकल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कितनी पावर जनरेट हो रही है, बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे पावर को जनरेट करते हैं, बड़े बड़े पावर ग्रिड होते हैं, बड़े बड़े एनटीपीसीज के स्टेशन होते हैं, हाउ दे जनरेट द पावर, वो सब जितना भी हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी डील किया था, देखिए जो बहुत छोटा करंट और छोटा वोल्टेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। बट व्हेन इट कम्स टू 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 30,100 वोल्ट, व्हेन इट कम्स टू हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, देन इट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बड़े बड़े जो पावर मशीन्स होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम करती हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब ब्रांचेज जो मैंने अब तक आपको 4 ब्रांचेज बोली, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट कोर फील्ड के हैं। इनके अब स्पेशलाइज्ड वर्जन भी बन चुके हैं, अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आप अपने हिसाब से चीज़ों को रिसर्च करके, प्लेसमेंट्स देख के, उस कॉलेज का क्या हिसाब है और फिर आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उसके हिसाब से आप अपने चीज़ों को आगे प्लेसमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्री जिसने कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा बूम पे लिया क्योंकि हम लोग बाहर कहीं निकल नहीं पा रहे थे, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई थी और मैक्सिमम जो प्लेटफॉर्म है वो ई प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है जिसका एक बहुत ब्रॉड स्कोप है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ऐसी न जाने कितने स्टार्टअप्स और कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आईटी सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा स्केल में एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं इंजीनियर्स को। और आईटी सेक्टर एक ऐसी इंजीनियरिंग है, मतलब आज की डेट में इंडिया के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जो माना जाता है कि सबसे लार्ज मतलब अमाउंट ऑफ इंजीनियर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी अच्छा खासा पैकेज मतलब कंपनीज देती हैं, ठीक है, चाहे वो बी इट द ऐप डेवलपमेंट, चाहे डिबगिंग हो, चाहे मेलवेयर, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें स्कोप है और फॉरेन में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया के आईटी इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं। और इवन अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आईटी की रिक्वायरमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपनी जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पर एक साइबर सिक्योरिटी का मैटर होता है, वहाँ बैंकिंग के अंदर भी इनकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, NIC.in करके, चाहे CBSE की वेबसाइट्स हो, चाहे किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवे की हो, हर किसी को अपनी वेबसाइट्स वगैरह मेंटेन करनी है, डाटा वगैरह का सर्वे करना होता है, चेक करना होता है, उसके लिए आईटी इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर का जो पहले माना जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में इतना रोल नहीं है, आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आईटी के साथ मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका थोड़ा सा रोल है। व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, इनकी सीटें वहाँ थोड़ी सी क्या होती हैं, कम होती हैं। ये तो होती हैं वो मेन ब्रांचेस जो हम सब लोगों ने सुनी है। अब आते हैं उन ब्रांचेस के ऊपर जो हम लोगों ने थोड़ा सा कम सुनी है बट वो भी एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ये सब केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बेसिकली एरोनॉटिक्स के अंदर जो स्पेसशिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और एरोनॉटिक्स पूरा मतलब एक एरोप्लेन वगैरह, मतलब बेसिकली मैकेनिक्स एक बहुत ब्रॉड ब्रांच थी तो इन्होंने मैकेनिकल का ही एक छोटा सा पार्ट बना दिया है। ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एक होती है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी एक पर्सपेक्टिव है। ये सारे स्ट्रीम्स एक्सिस्ट करती हैं बट बच्चे थोड़ा सा कम जानते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग जो बेसिकली इंडिया के अंदर बड़ी फेमस है कॉलेज है, तुरानी कॉलेज है पुणे में, वहाँ से बहुत बच्चे परस्यू करते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पहले आपको बता दूँगा। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ठीक है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आप सभी लोगों को पता है, ONGC हो गया, रिलायंस रिफाइनरीज हो गया, यहाँ इस तरह की इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये थोड़ा सा CA जैसा ही है बट उससे बहुत मतलब थोड़ा सा CA जैसा ही है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने सिविल आपको बता दिया, मैकेनिकल बता दिया,
इलेक्ट्रिकल बता दिया, कंप्यूटर साइंस बता दिया, ये वाली स्लाइड हो गई। चलिए अब आते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग भी जैसे झारखंड में आप लोगों को पता होगा, हमारे वहाँ बहुत सारे मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तरह की जो बेल्ट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वहाँ पर भी साइट्स को माइन करने के लिए इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो उस तरह की इंजीनियरिंग को बोलते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग। झारखंड, छत्तीसगढ़ उधर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ मैक्सिमम कॉलेज में ये ब्रांच पक्का रहती है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे कि हम देख रहे हैं ज़मीन घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के तरीकों को बदलने की ज़रूरत है। अब लिमिटेड लैंड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम गलत टेक्निक यूज़ करें तो उससे पूरा काम बिगड़ जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी एक बहुत सही स्कोप है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज पार्ट ऑफ अगेन योर सिविल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। फिर आपका ये इसमें पीछे स्लाइड में आ नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ऐसी और मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ब्रांचेज है। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है कि वी ऑल नो कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना की कितनी बूम पे है, तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, जियो टेक्निकल जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। वेरी यूनिक ब्रांचेज हैं जो इंडिया के अंदर बहुत कम कॉलेज में परस्यू की जाती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, और एक बात है, इंजीनियरिंग में क्या होता है बेसिकली, आगे जाके स्विच बहुत ज़्यादा कैंडिडेट करते हैं। मैंने बहुत बार से देखा है, सिविल वाले बच्चे, मैकेनिकल वाले बच्चे, वो अगेन किसी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके और दोबारा IT सेक्टर में घुस जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ब्रांच ले ली तो आप दोबारा स्विच किसी और फील्ड में नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलवेज रेडी फॉर यू, वो आपको हमेशा रेडी है, आपके पास बस स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सेक्टर वो स्पेसिफिक ब्रांचेस मांगते हैं, तब आपके पास वही ब्रांचेस होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ अपने जो फीडबैक हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।